जय भीम साथियों। भारत में अनेकता में एकता है, ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी। बहुत सारे लोग इस बात को बड़े गर्व से, अभिमान से कहते हैं कि भारत में विभिन्न संस्कृतियां हैं, कितनी महान संस्कृति है। कभी कभार सोचता हूं कि बहुत सारी जातियां होना, सैकड़ों जातियां होना कोई अच्छी बात है। क्या हम भारत को जातीय लोकतंत्र कहेंगे? ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज साडा हक के चौथे एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे देश की आरक्षण नीतियों के बारे में जिसके वहां के वर्चस्ववादी लोग ये मानते हैं कि वह नस्लीय लोकतंत्र है, वह नस्ल भेद को विविधता से जोड़ते हैं। जी हाँ, और ये ऐसा देश है जहां 21वीं सदी में जाकर आरक्षण आया है। वह है लैटिन अमेरिका का ब्राज़ील। फुटबॉल और कॉफ़ी के लिए मशहूर ब्राज़ील में 20वीं शताब्दी तक, 20-25 साल पहले तक भी वहाँ के वर्चस्ववादी अपने देश को रेशियल डेमोक्रेसी, नस्लीय लोकतंत्र मानते थे। एक ऐसा भ्रम जिनमें उन्हें लगता था कि बहुत सारे नस्ल के लोग एक साथ बड़े प्यार से बिना किसी भेदभाव के रहते हैं। जी हाँ, और ये भ्रम अब जाके 21वीं सदी में ही टूटा जब उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ आरक्षण की नीतियाँ स्टार्ट करी। वहाँ की सरकारों ने, वहाँ के विश्वविद्यालयों ने, वहाँ की नौकरियों में ये नीति जब शुरू हुई तो ये भ्रम टूटने भी शुरू हुए। तो देखा जाए तो ब्राज़ील की नीतियाँ सबसे नई हैं पूरे विश्व में, लोकतंत्र में देखा जाए तो। और भारत की सबसे पुरानी आरक्षण की नीतियाँ हैं वैसे तो, जो मॉडर्न स्वतंत्र सोसाइटीज़ है उनमें देखा जाए तो। पर फिर भी हमारा शोध बताता है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं ब्राज़ील की नीतियों से और यहाँ बदलाव कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे बदलाव ला सकते हैं भारत की आरक्षण नीति में। तो सबसे पहले तो आपको ब्राज़ील की सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में बताते हैं और ऐतिहासिक तौर पर वहाँ नस्ल भेद कैसे रहा इसके बारे में जानिए। ब्राज़ील में भी आरक्षण शिक्षा और नौकरियों में है, ब्लैक्स और मिश्रित नस्ल के लोगों के लिए। अगर ब्राज़ील की जनसंख्या देखें तो लगभग 8% ब्लैक्स हैं, 43% अन्य रंग के लोग हैं यानी मिश्रित नस्ल के। इस 51% जनसंख्या के लिए आरक्षण है वहाँ के बहुजन हैं ये। वहीं लगभग 48% श्वेत रंग के लोग हैं जिनका ऐतिहासिक तौर पर वर्चस्व रहा है हर क्षेत्र में। अगर हम ब्राज़ील में नस्लवाद के इतिहास को देखें तो जब ब्राज़ील पुर्तगाली शासन के अधीन था 16वीं से 19वीं शताब्दी तक, तब वहाँ 50 लाख से ज़्यादा अफ्रीकी गुलाम लाए गए थे। ब्राज़ील को 1822 में ही आज़ादी मिल गई थी पुर्तगाल से, पर 1888 में जाकर ही ब्राज़ील दुनिया का आखिरी देश बना स्लेवरी यानी गुलाम प्रथा खत्म करने वाला। 20वीं शताब्दी में कभी सेना का शासन रहा वहाँ तो कभी लोकतंत्र रहा। फिर भी जैसे मैंने बताया 21वीं सदी में जाकर ही वहाँ आरक्षण आ पाया। आरक्षण भले ही 21वीं सदी में आया हो, 1990 के दशक से ही वहाँ ब्लैक मूवमेंट काफ़ी सक्रिय रही, खासकर शिक्षा में। एडवोकेसी संगठनों ने गरीब गैर श्वेत रंग के छात्रों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए पढ़ाना शुरू किया। तब से वहाँ के रंग के लोगों ने समाज में अपनी पहचान के साथ गर्व से खड़ा होना शुरू किया और शिक्षित होकर ही आरक्षण लाने की लड़ाई लड़ी। एडुकेट, एजिटेट और ऑर्गेनाइज जो बाबा साहेब के शब्द थे, उनका जीता जागता उदाहरण ब्राज़ील भी है। कैसे वहाँ भी पढ़ाई से शुरू हुई, पढ़ाई से ब्लैक्स ने, मिश्रित नस्ल के लोगों ने दबाव डालना शुरू किया सरकार पर और आरक्षण आना शुरू हुआ वहाँ। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात अब ये है यहाँ कि दोनों ब्राज़ील और भारत में दक्षिणपंथी सरकारें हैं, दक्षिणपंथी लीडर हैं और दोनों आरक्षण के खिलाफ हैं और दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती भी है। जबकि इस साल 26 जनवरी के मुख्य अतिथि भी ब्राज़ील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो ही थे, जो कि दक्षिणपंथी हैं, गोरे श्वेत रंग के हैं और नफरत करते हैं आरक्षण जैसी नीतियों से। तो हम एडुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज की बात तो कर रहे थे। ये ज़रूरी भी इसलिए रहा है कि आज भी ब्राज़ील में हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी की जब हम बात करते हैं तो ब्लैक्स का और मिश्रित नस्ल के लोगों का जो हिस्सा है वह काफ़ी कम है। चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, बिजनेसेस हो, कॉर्पोरेट हाउसेस हो, यहाँ तक कि उन्हें वेतन भी कम मिलता है गोरे लोगों से जब हम तुलना करते हैं तो।
और सबसे बड़ा उदाहरण जो हम भारत में भी देखते हैं, ब्राज़ील में भी है, वहाँ की राजनीति में हमेशा वहाँ के वर्चस्ववादी गोरे लोगों का कब्जा रहा है। मंत्रिमंडल में या सरकार में बहुत कम लोग रहे हैं। थोड़ा आपको इसके बारे में डिटेल में बता दें, जो प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी पेले हैं, 1994 में वे मिनिस्टर बनने वाले पहले रंग के आदमी बने थे। मतलब 100-150 साल बाद स्वतंत्र होने की कोई पहला ब्लैक मिनिस्टर आया वहाँ 1994 में, और वह भी केवल स्पोर्ट्स मिनिस्टर ही थे। कोई खास फर्क नहीं पड़ा उससे। ब्राज़ील की पिछली सरकार में भी केवल एक ब्लैक महिला मंत्री थी, लुइजा हेलेना डे बायरॉस। और अभी के ब्राज़ील के मंत्रिमंडल में, जो कि बोल्सोनारो के अंडर है, केवल गोरे मर्द भरे हुए हैं, गोरी महिलाएं तक नहीं है। तो हम देखें कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आरक्षण का बेहद गहरा संबंध है, गहरा मिश्रण है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व ना हो तो आरक्षण पॉलिसीज भी ढंग से लागू नहीं होती, जो हमने भारत में देखा है, ब्राज़ील में देखा है। और जहां राजनीतिक प्रतिनिधित्व रहा है, खासकर हमने पिछले एपिसोड में बात की मलेशिया और साउथ अफ्रीका की, तो वहाँ आरक्षण की पॉलिसी ज़्यादा अच्छे से लागू होती हैं और उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन भी करे जाते हैं। तो एडुकेट, एजुटेट, ऑर्गेनाइज में ही हम चलेंगे, देखेंगे सबसे ज़्यादा शिक्षा के क्षेत्र में वहाँ विवादित रहा है आरक्षण। और बता दें आपको, वहाँ विश्वविद्यालयों में आरक्षण खुद आया पहले। सरकार की नीति तो 2012 में जाके आई कानूनन तौर पर। तो इसकी थोड़ी हम ऐतिहासिक तौर पर देखते हैं। आरक्षण की शुरुआत ब्राज़ील में 2001 में विश्वविद्यालयों में हुई। वहाँ के केवल एक राज्य रियो डे जेनेरो में शुरुआत हुई थी। एक कानून पारित किया गया जिसके द्वारा ग्रेजुएशन की 40% सीट्स रंग के छात्रों के लिए आरक्षित करी गई। धीरे धीरे बाकी राज्यों में भी ऐसे कानून बनने लगे या विश्वविद्यालयों ने खुद ही ऐसी पॉलिसीज बनाना शुरू कर दी। अब ब्राज़ील के प्राइवेट शिक्षा सेक्टर में भी कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही ऐसी नीतियां बना ली हैं। आग की तरह फैली है उसके बाद से ये आरक्षण की नीति। इसका एक बड़ा उदाहरण है 2003 में स्थापित हुई यूनिपामरेज यूनिवर्सिटी, जो कि 17वीं शताब्दी के ब्राज़ील के एक विद्रोही स्लेव लीडर के नाम पर है। वहाँ भी 50% आरक्षण आया है ब्लैक छात्रों के लिए। तो देखिए, स्लेव लीडर यूनिपामरेज के नाम पे यूनिवर्सिटी है, जैसे कि भारत में बिरसा मुंडा रहे, कुछ वैसे ही ये लीडर थे। यहाँ हम आपको भारत की आरक्षण का या भारत की ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ का एक विवादित तथ्य बताएंगे। भारत में 2 ट्राइबल यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश के अमरकंटक में, एक है आंध्र प्रदेश की सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। तो जैसे ब्राज़ील में है वैसा ही भारत में होना चाहिए था कि अगर आपने आदिवासी समाज के लिए खास विश्वविद्यालय बनाए हैं तो उनके लिए 50% आरक्षण होना चाहिए। इसकी डिमांड भी उठी है, पर नहीं, वहाँ आरक्षण वैसा ही है जैसा केवल हर विश्वविद्यालय में है। आदिवासियों के लिए 7.5% आरक्षण ही है। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अगर जो एक खास विश्वविद्यालय है वहाँ 50% आरक्षण आदिवासियों के लिए हो, कुछ शेड्यूल कास्ट के लिए हो, कुछ ओबीसीज के लिए, और थोड़ी बहुत सीट्स जनरल हो सबके लिए। ऐसा होना चाहिए। हमें ब्राज़ील के इस उदाहरण को ज़रूर देखना चाहिए। भारत में भी इसकी डिमांड हमें रखनी चाहिए। आगे आपको बताएं 2012 में जो कानून आया उसके बारे में बताते हैं। 2012 में फिर ब्राज़ील की सरकार भी जागी, दबाव पड़ा तो केंद्रीय कानून पारित हुआ, लॉ ऑफ सोशल कोटास, जिसने 50% आरक्षण रखा वहाँ। और 50% में आधा आरक्षण आर्थिक तौर पर है कम आय के छात्रों के लिए, और बाकी आधा है रंग के छात्रों के लिए, जो कि नस्ल के आधार पर है। और सिर्फ ऐसा नहीं आरक्षण रखा हो विश्वविद्यालयों में, वहाँ कई नवीनतम नीतियाँ भी हैं या बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे गए हैं। और एक एक्सपेरिमेंट है प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी फॉर ऑल, यानी स्कॉलरशिप्स और लोन्स दिए गए कम आय के छात्रों को या नस्ल के बेसिस पे रंग के छात्रों को स्कॉलरशिप्स और लोन्स, ताकि वह केवल सरकारी यूनिवर्सिटीज़ नहीं, प्राइवेट कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ में भी जाके पढ़ सके। और हैरानी की बात है, इसमें भी कोटा है, इसमें भी रिजर्वेशन है। बताते हैं हम आपको कैसे है।
ये स्कॉलरशिप्स एक नेशनल एग्जाम के स्कोर्स के आधार पर दी जाती है और इनमें आरक्षण है रंग के छात्रों के लिए, जिस कोटा का प्रतिशत हर राज्य में उनकी आबादी के आधार पर रखा जाता है। बहुत ही बेहतरीन बात है कि आबादी के अनुपात आरक्षण है, वो भी स्कॉलरशिप्स के लिए। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि आपने स्कॉलरशिप्स और लोन्स में भी आरक्षण रखा नस्ल के बेसिस पे। ऐसा आरक्षण यहाँ भी होना चाहिए। जाति के आधार पर जो है स्कॉलरशिप्स ढंग से मिलनी चाहिए, और केवल ऐसा नहीं कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए या फॉरेन जाने के लिए स्कॉलरशिप्स हो। प्राइवेट, इंडिया में भी अब बहुत प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें लोगों को जाना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, उसमें भी ये स्कॉलरशिप्स और होनी चाहिए, ढंग से मिलनी चाहिए। जबकि यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों को, चाहे वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हो या अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है, वहाँ स्कॉलरशिप्स ख़त्म करी जा रही है। भारत में ये हो रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, परिणाम भी देख लेते हैं। लोग कहेंगे कि आपने आरक्षण बना दिया तो उसमें कुछ बढ़िया हुआ। जी हाँ, वहाँ ब्राज़ील में तो 20 साल में देखा गया है कि नामांकन कुछ हद तक बढ़ा है और कुछ हद तक दाखिलों में भी बहुत बेहतरी हुई है। और वहाँ देखा गया कोई मेरिट जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्क्स इक्वल लाते हैं, ब्लैक्स और मिश्रित नस्ल के लोग गोरे लोगों के समान मार्क्स लाते हैं। तो कुछ शोध की तथ्य हम बता देते हैं आपको। 2005 के ब्राजील के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक स्कूली रंग के छात्रों में से 13% विश्वविद्यालयों में घुस पाते हैं। अब ये है रंग के छात्र जो स्कूल में जाते हैं, उसमें से 13% अब घुस पाते हैं। देखने में काफ़ी कम है, पर 2005 में ये आंकड़ा केवल 5% था। डबल से भी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है केवल आरक्षण की वजह से। अब मेरिट पे बात करें तो द इकोनॉमिस्ट के एक आर्टिकल के मुताबिक शोध दर्शाता है कि वहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के बेहद मुश्किल कोर्स मेडिसिन में कोटा और नॉन कोटा छात्रों के दाखिले के मार्क्स इक्वल थे, यानी समान थे। अगर कहीं नहीं भी थे शुरुआत में, तो कोर्स के ख़त्म होने तक मार्क्स समान हो गए। बल्कि ये पाया गया कि कोटा से आने वाले छात्र ज़्यादा मेहनत करते हैं, क्लास कम बंक करते हैं और उनमें कोर्स छोड़ने की संभावना भी काफ़ी कम है। अब ये शोध की कितनी ज़रूरत है, मैं चाहूँगा कि हम चाहेंगे कि दुनिया की जितने भी ये बेहतरीन बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, ये इकोनॉमिस्ट हो गए, ये भारत की आरक्षण नीतियों पे शोध करें तो बहुत बढ़िया होगा। इससे ज़्यादा लेजिटिमेसी मिलेगी, ज़्यादा दबाव पड़ेगा, और जो ये सवर्ण ट्रोल हैं जो आरक्षण के खिलाफ आलोचना करते रहते हैं, ऑनलाइन बोलते रहते हैं, उनको एक करारा जवाब भी मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं नहीं हो पाया भारत की आरक्षण नीतियों में, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे जो सवर्ण इंटेलेक्चुअल हैं, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, उनका फेलियर है ये कि ये आरक्षण नीतियों को ग्लोबल लेवल पे, भारत की आरक्षण नीतियों को वो लेजिटिमेसी नहीं मिल पाई है। आखिरी में आपको बता दें, जो क्या कहते हैं, नौकरियों में जो रोजगार है वो कैसे है और वो कैसे आया है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से आया है। ब्राज़ील की सरकार नहीं लाना चाहती थी, पर संयुक्त राष्ट्र का वहाँ पे जो बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, सेमिनार होते हैं, उनमें बात उठी और उससे दबाव पड़ा ब्राज़ील की सरकार पर, ऐसे जाकर वहाँ आरक्षण आया। तो बता दें आरक्षण पॉलिसीज़ की, 2001 के नस्लभेद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में एक विश्व सम्मेलन हुआ। वहाँ पर ब्राज़ील सरकार ने एक घोषणा पत्र साइन किया और उसके बेसिस पर ब्राज़ील सरकार के मंत्रालयों ने अपनी मिनिस्ट्री में 20% सीट्स आरक्षित करना शुरू किया है। 2014 में जाकर ब्राज़ील सरकार ने 20% कोटा ही रखा है केंद्रीय सरकारी नौकरियों में, जो कि काफ़ी कम है, पर एक शुरुआत है ब्राज़ील में। उनकी संख्या के अनुपात से तो फिर भी काफ़ी कम है और ज़्यादा होनी चाहिए। पर हम देखे जाए, हमें भी संयुक्त राष्ट्र तक मुद्दा उठाना है, जातिवाद का, जाति से जो रिलेटेड आरक्षण है, ये ज़रूरी है। वहाँ पे भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे मुद्दा उठाया जाए तो सरकारों पर दबाव ज़रूर पड़ता है, ये हम ज़रूर सीख सकते हैं। और ब्राज़ील के बारे में आखिरी बात, हम हर चारों वीडियो में, आपने पहले तीनों में भी देखा होगा, हम निगरानी के तंत्रों की बात ज़रूर करते हैं आरक्षण के बारे में। तो वहाँ पे भी कुछ निगरानी के तंत्र शुरू हुए हैं।
हालांकि बहुत ही विवादित रहे हैं। एक ऐसे तंत्र है, वहां भी कुछ ऐसी शिकायतें आई कि स्कैम हो रहे हैं। जैसे भारत में कास्ट सर्टिफिकेट्स फेक बनते हैं, नकली बनते हैं, उसका स्कैम होता है। वैसे ही वहां पाया गया कि गोरे रंग के जो लोग हैं वह मिश्रित नस्ल की सीटों पर स्कैम करके घुस जाते हैं। ये इसलिए हुआ क्योंकि मिश्रित नस्ल के लोग जो है वो ऐसे हुए जो ब्लैक्स और व्हाइट्स के बेसिस में अंतर नस्लीय विवाह हुए, उसमें से जो बच्चे आए वह मिश्रित नस्ल के हैं। 43% काफी लोग हैं, और उनमें से कई सारे ऐसे लोग हैं जो गोरे ही हैं या काफी हद तक दिखने में त्वचा से गोरे दिखते हैं। तो उसका फायदा उठाकर ये शिकायत आई कि बहुत सारे गोरे लोग घुस जाते हैं। सुनने में तो ये अच्छी नीति लगेगी कि इसके खिलाफ उन्होंने वहां एक अदालत बना दी है, नस्ल वाली अदालत जिसे रेस ट्रिब्यूनल कहा गया है। वहां देखा जाएगा कि आपकी नस्ल कैसी है, आपको कोटा मिल सकता है या नहीं। पर ये एक गलत बात इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अभी तक ऐसा होता था, हर इंसान को अपना हक था अपनी नस्ल पहचानने का। और अब जो होगा कि वहां अदालत में गोरे लोग बैठ के डिसाइड करेंगे हर इंसान की रंग की त्वचा देखकर ये कौन सी नस्ल का है। ये इसलिए बुरा है कि आप सोच के देखिए, अगर भारत में ऐसा हो, ब्राह्मण सवर्ण बैठ के ये देखें, ये जांच करें कि कौन SC ST OBC है, तो ये कितनी बुरी बात होगी, कितनी गलत बात होगी कि कोई अपनी नस्ल को, अपनी जात कैसे नहीं पहचान सकता। तो ये बहुत कंट्रोवर्सी वहां पिछले 3-4 साल से चल रही है, अभी भी चल रही है। निगरानी के तंत्र जरूर चाहिए और इसमें स्कैम्स रुकने चाहिए, पर वो अच्छे तंत्र होने चाहिए। ऐसे नहीं कि उसमें आप एक दरकिनार समाज को और बेइज्जत कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भी एक प्रकार का शोषण है कि कोई अपनी नस्ल को जात ही ना बना पाए खुद। तो ये हमने देखा निगरानी के तंत्र है, पर चलिए कोशिश तो की ब्राजील ने। भारत में तो ऐसे कोई तंत्र नहीं है कि कोई पॉलिसी या कानून या नीति बनाई गई हो इन स्कैम्स को, फेक सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट स्कैम को रोकने के लिए। तो ये थी ब्राजील की नीति। हमने सीखा कि कैसे हमें राजनीतिक तौर पर भी जरूरी है सीखना कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी हो तो फायदा होता है, आरक्षण नीतियां अच्छे से लागू होती हैं, और साथ में कैसे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी हमें और दबाव बनाना है इन नीतियों का, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स पे भी। और साथ ही साथ एडुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, जैसे बाबा साहब ने कहा था, उससे आगे तो कुछ नहीं है, वह तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये थी हमारी आरक्षण अराउंड द वर्ल्ड की जो सीरीज, उसका एंड। हम अगले एपिसोड में कुछ नया टॉपिक लाएंगे। जाते जाते आपको एक आखिरी तथ्य बताएंगे कि ये 4 देश ही नहीं है, बहुत सारे और देश हैं जहां पे एक्चुअली आरक्षण है। चाइना, फ्रांस, बल्गेरिया, श्रीलंका, नाइजीरिया और तकरीबन दुनिया के 1/4 देश ऐसे हैं जहां आरक्षण की नीतियां हैं। चाहे छोटी छोटी नीतियां ही हो, पर ऐसी नीतियां जरूर हैं, चाहे ऐसे लोगों के लिए हो जो ऐतिहासिक तौर पर शोषण झेल चुके हैं, या प्रवासियों के लिए हो, या विविधता लाने के लिए हो। ऐसी नीतियां कई बड़े देशों में और भी जरूर है। तो हमें ऐसी आवाज उठाना रहना है। आप हमें कुछ सजेशन या इस सीरीज के बारे में कुछ कमेंट, क्रिटिसिज्म, आलोचना देना चाहें, जरूर कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को शेयर ऑफ कोर्स जरूर कीजिए। इसको जितना शेयर कर सकते करिए, क्योंकि ये अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है कि दुनिया भर में आरक्षण से फायदा ही हुआ है, तो भारत में भी आरक्षण ढंग से लागू होगा तो फायदा ही होगा। तो शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और ट्विटर पे भी आप द शूद्रा को फॉलो कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। साडा के आपसे जल्द ही मिलेंगे। जय भीम साथियों।